अस्सलामुअलैकुम। मामलात इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि किसी की समझ नहीं आ रहा होने क्या जा रहा है। अगर इलेक्शन होने तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, और अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी तो क्या बल्ले का निशान होगा, और अगर ऐसा होगा तो सूरत हाल कैसी होगी। दूसरी तरफ इमरान खान की फैमिली का बरतानिया और अमेरिका में केसेस करने का मामला, इससे इमरान खान को कानूनी तौर पर क्या फ़ायदा मिल सकता है। क्या वो पाकिस्तान में सज़ा से बच सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वकला भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए, जिसकी इब्तिदा शेर अफजल मरवत खान से हुई। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई के पास क्या कानूनी और सियासी ऑप्शंस रह जाएंगे। चौथी चीज़ के एक बेंच बना है इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब करेंगे, जिन्होंने फ़ौजी अदालतें बहाल की, और इससे पहले भी उनका जो माजी है वो पीटीआई के हवाले से पीटीआई के लिए कुछ ठीक नहीं रहा है। इतने सारे कानूनी सवालात थे जिनके जवाबात तो मेरे पास नहीं थे, इसलिए आज मैंने फिर जहमत दी है हमारे बहुत ही प्यारे और बेहतरीन शख्सियत राना फैसल मसूद साहब को, जो हम जैसे आम लोगों को वक्त दे ही देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपका। थैंक कोई बात नहीं। सर मेरा सवाल सबसे पहले वही है, या इल्ज़ाम कह लें कि जो सियासी मुखालिफ पीटीआई पर लगा रहे हैं कि एक दरख्वास्त जो तहरीक इंसाफ ने दायर की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर होने का ख़दशा था, और इसी फैसले को जो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो वो दरख्वास्त थी क्या, और ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ का इस किस्म की दरख्वास्त देने का मकसद क्या था जिससे इलेक्शन में ताख़ीर का ख़तरा हो, जबकि आप लोग तो ख़ुद इलेक्शन के हक़ में थे और वक्त पर इलेक्शन के हक़ में थे। जी बहुत शुक्रिया। पहली तो चीज़ ये कि वो दरख्वास्त ये थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिटर्निंग अफसरान जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है उससे लेने का फैसला जो है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये बाइस्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक ये कर रही है। तो इसकी बजाय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जुडिशरी से लिए जाए। अब इस फैसले को जस्टिस बाकिर नजवी साहब ने इस फैसले को सस्पेंड बल्कि कैंसिल कर दिया, उस नोटिफिकेशन को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस सिलसिले में जारी किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहां तक इस इलेक्शन को डिले करने का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद हरगिज इसको डिले करना नहीं था, लेकिन वो एप्रीहेंशंस उनकी बड़ी जायज हैं। वो जायज इस तरह कि आज भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जी इंतजामिया जो है वो सिर्फ 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रही है, और सूबे में 700 से जायद जो है वो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए हैं। आज भी आपको पता है कि शुएब शाहीन साहब जो है जब वो क्वेटा पहुंचे तो उनको कहा गया कि जी अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो फिर 3 एमपीओ के तहत नजरबंद होंगे, दूसरी सूरत आप वापस जाए। कल शेर अफजल मरवत को भी इसी 3 एमपीओ के ऑर्डर के तहत डिप्टी कमिश्नर ने जो उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये इंतजामी अफसरान जो हैं पेशावर में अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में तो 700 से जायद जो है 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुल्तान रीजन में 1008 ऑर्डर जारी किए गए हैं, रावलपिंडी में 247 ऑर्डर जारी किए गए, गुजरावाला में 617 ऑर्डर जारी किए गए, और डेरा गाजी खान में 224 ऑर्डर जारी किए गए, फैसलाबाद में 184 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए गए, शेखुपुरा में 56 ऑर्डर जारी किए गए, बहावलपुर में 200 ऑर्डर जारी किए गए, सरगोदा में 53 ऑर्डर जारी किए। इस तरह इस बाकी भी तकरीबन 500 से ज्यादा जो है वो मजीद एमपीओ के ऑर्डर है। अब वो डिप्टी कमिश्नर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उनको नजरबंद कर रहे हैं, क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो आजादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराएंगे? यकीनन इसका जवाब यही है कि ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। और जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है 1985 के बाद, चूंकि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, वरना जो इलेक्शंस हैं वो बहरहाल अदलिया की जेर निगरानी जो है वो कराए जाते थे, और अब भी बेहतर यही है कि इलेक्शन जो है वो अदलिया के जेर निगरानी कराया जाए, क्योंकि ये इंतजामी ऑफिसर आपको भी पता है परवेज इलाही साहब के केस में ऑर्डर किया गया था पुलिस को कि जी आप इनको घर छोड़ के आए, लेकिन उनको जिस तरह से अगवा किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक चाहने के बावजूद जो है उनका ट्रांसफर नहीं करा सकी, जबकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से झूठ बोला गया कि जी हमने सारे जो है
वो इंतजामी अफसरान तब्दील कर दिए हैं, डीसी। लेकिन और अब से थोड़ी देर पहले जब ये हमारी वीडियो शुरू हुई तो रिकॉर्ड मैंने वो देख रहा था, टिकर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो इस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले उन्होंने जो बात करते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो शुरू से मौकफ रहा कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी तैयार नहीं था, कभी वजारत दिफा तैयार नहीं थी, कभी पुलिस तैयार नहीं थी, कभी इंतजामिया तैयार नहीं थी, कभी पैसे नहीं थे, वजारत खजाना की जानब से आ रहा था। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मैं नहीं समझता कि इसमें को डिले किया गया। हाँ, जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है कि जी ट्रेनिंग सस्पेंड कर दी गई है, ट्रेनिंग यकीनन सस्पेंड कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आज कानून के मुताबिक उन्हें शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए था, जो कि आज भी नहीं किया। ठीक। अच्छा सर, ये जो जैसा कि आपने कहा कि 1985 के बाद पहली बार ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए फ़ौरन बेंच भी बना और अब फैसला भी आ गया है। तो इसकी आपने जो वजह बताई वो यही समझ में आती है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस हैं उनसे दूर तो अब किया नहीं जा सकता, तो वो इलेक्शंस मैनेज किए जाएं, जैसे एमपीओज़ के ऑर्डर निकालना, कहीं नज़रबंद करा देना, कहीं गिरफ्तारी करा देना। से इसी वजह से मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन कमीशन ने अब ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया है। जी ऐसे ही है, ठीक। अच्छा बिल्कुल सर। ऐसा है। ठीक। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, इसका मसला क्या है और कितने आसार हैं, क्योंकि अब तो फैसला भी सस्पेंड हो चुका है, यानी कि शेड्यूल भी आ ही जाएगा, तो कितने चांसेस हैं कि इस बल्ले के निशान को वापस ले लिया जाएगा? इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जिन लोगों ने सवाल उठाए वो आइनी और कानूनी एतबार से कितने जायज़ हैं? देखें, जहां तक बल्ले के निशान, आपके सवाल के दो पोर्शन है। बल्ले के निशान का जहां तक ताल्लुक है, किसी भी पार्टी का जो इंतखाबी निशान होता है वो उसका सिंबल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट है और पीएमएलएन का शेर है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, इस तरह दीगर जमातों के। तो अगर कानून की बात की जाए तो कानून के मुताबिक वो इंतखाबी निशान जो किसी पार्टी को एक दफा दिया जाए वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। कानून तो इसमें बड़ा वाज़ेह है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में उस पर बात कर चुका हूँ। और जहां तक इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने और इस सारी चीजों का ताल्लुक है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई वजन है अकबर एस बाबर साहब की पेटिशन में, या जो उनके साथ दीगर 13 लोगों ने पेटिशन फाइल की थी और फिर उसको एंटरटेन भी किया गया, और एंटरटेन करने के बाद फिर ये भी कहा गया कि जी जो एक्ट है और जो इंतखाबी कवानीन है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जो है वो हमें ठीक नजर नहीं आ रहे। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को तो आप एक जगह जमा नहीं होने देते, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है। तो इंतखाबात भी जाहिर है उन्होंने इन हालात के तहत ही कराने थे, और फिर वो लोग जिन्होंने इन इंतखाबात को चैलेंज किया उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक क्या है? अकबर एस बाबर साहब खुद एक बड़े डिस्प्यूटेड से आदमी है, मैं समझता हूँ। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह पूरे मुल्क में क्रैकडाउन किया गया, लोगों की गिरफ्तारियां की गई, और आज भी यास्मीन राशिद, सनम जावेद और उमर फरहाद, सीमा वगैरह साहब, इनके जो केस था नून लीग का दफ्तर जलाने का, उसमें बगावत की दफात भी शामिल की गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो वो कभी किसी प्रोग्राम में आए, ना उन्होंने किसी कंडेम किया। ये जो रियासती दहशत गर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी है, लेकिन इंतखाबात में वो अपनी एप्लीकेशन लेके कूद पड़ते हैं। तो अगर कानून को देखा जाए तो उनकी दरखास्तें भी काबिल पजीराई नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठ कर निशान भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है सर। अच्छा, इमरान खान की फैमिली ने अमेरिका और बरतानिया में उनके मुकदमात लड़ने का ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान में इमरान खान को क्या कानूनी तौर पर फ़ायदा हो सकता है? क्या वो सज़ा से बच सकते हैं, और अगर बच गए तो क्या वो बाहर चले जाएंगे? और एक बात और बता दिया, कुछ लोग इसको आलमी अदालत इंसाफ से भी जोड़ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई अलग है, यानी ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा या सिर्फ ये बरतानिया और अमेरिका की अदालतों में चलाया जाएगा? देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें इमरान खान की हमशीरा ने ये बात की है कि उनके बेटे जो है वो केस फाइल कर रहे हैं इंग्लैंड में। वो चूंकि अभी केस फाइल हुआ नहीं, और उस केस में उनका मौकफ क्या है और फिर अदालत उस पर क्या फैसला देती है, इसके लिए जाहिर है हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका में केस फाइल हो जाता है डोनाल्ड लू के अगेंस्ट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वो कानूनी टीम जो वहां उसको डील करेगी वो इसमें कामयाब हो जाती है कि डोनाल्ड लू का जो सफीर के साथ उसकी गुफ्तगू थी वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ थी, और
वो जो गुफ्तगू थी जो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस्तेमाल जुबान की, वो भी इंसल्टिंग थी। तो अगर इस पे कोर्ट जो है उसका वाज़ेह एक वर्डिक्ट आ जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां अमेरिका में इससे कामयाबी मिलती है, तो यकीनन यहाँ जो कोशिश की जा रही है कि साइफर केस में उनको सजा दिलवाई जाए, उससे उन कोशिशों को यकीनन इससे धचका मिलेगा। लेकिन अब ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि अमेरिका में कब केस फाइल होता है और फिर कितने अरसे में उसका फैसला होता है, जबकि यहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह चुके हैं कि जी ये साइफर केस जो है इसको 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, और आज भी उसकी समाअत में 2 गवाहान जो हैं उनके बयानात कलमबंद हो गए। तो मुझे लगता यही है कि इनकी वो लिटिगेशन जो जिसका आज ऐलान किया गया बरतानिया में और अमेरिका में शुरू करने का, उससे पहले साइफर केस का यह फैसला कर दिया जाए। जी, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार जो अदालती फ़ैसले पहले ही टेलीविज़न्स पे बता देते हैं, उन्होंने तो ये कहा भी है कि इमरान ख़ान को दिसंबर या जनवरी तक सज़ा हो जाएगी। ख़ैर, साइफ़र केस आपने कहा इसी पर बात करनी थी, लेकिन बात करने पर लगा दी गई है पाबंदी। अब पीटीआई क्या करेगी? क्या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला चैलेंज करेंगे? लेकिन वहाँ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुल्क में इस वक्त जो कानून है, जो अदालतें हैं, जाहिर है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इंसाफ के असूल की कोशिश की जा सकती है, इसमें बिल्कुल। तो दूसरी कोई राय नहीं है। अब जहां तक आमिर फारूक साहब का ताल्लुक है, इमरान खान की 120 मुख्तलिफ पेटिशन वो समाअत कर चुके हैं, और जो कुछ उन्होंने किया उन पेटिशन पर वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जी, पूरी जब भी दुनिया को मैंने कहा पता था है। कि वही इंतज़ार कर रहे हैं आपका। लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ तक इस साइफर वाले मामले का ताल्लुक है, तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा जज जो सेशन जज लेवल का जुडिशियल ऑफिसर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो उस फैसले की नफी कर रहा है और बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें पब्लिक को भी इजाजत दी गई थी, जिसमें मीडिया को भी इजाजत दी गई थी, जिसमें इमरान खान की फैमिली और उनके वकला को भी इजाजत दी गई थी। तो एक हाई कोर्ट के डबल बेंच का एक जो है वो फैसला, एक साइफर वाला जज जो है उसकी समाअत करने वाला, वो कह रहा है, और जहां तक इस पाबंदी का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ ये आर्डर ही बुनियादी तौर पर गलत है, गैर कानूनी है, और मैं तो किसी ऐसी पाबंदी को नहीं मानता कि उससे बड़ी अदालत का फैसला आ चुका है कि जी मीडिया को भी इजाजत होगी, इस केस पर बात भी हो सकती है, और इससे पहले भी साइफर केस के हवाले से सारा कुछ जो है वो मीडिया में ओपन हो चुका है। जब इसके पहले गवाहान जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं और फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में भी सलमान सफदर साहब ने इसका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया था। तो अब पाबंदी मतलब ये कितना जुल्म है, आप देखें कि एक शख्स जो मर चुका है और आज से तकरीबन 45 साल 44 साल पहले मर चुका है, उसका ट्रायल जो है वो किया जा रहा है और उसको लाइव दिखाया जा रहा है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को। उनका जुडिशियल मर्डर किया गया था। अब एक मुर्दा शख्स का जो है वो ट्रायल दिखाया जा रहा है लाइव, और एक जिंदा शख्स जो है उसका ट्रायल खुफिया रखा जा रहा है। तो अच्छा, ये ओहदे भी। बदयांती ऐसी है जो जी, नजर आ रही है, और मैं नहीं ओहदे भी समझता कि सेम है, यानी ये वो भी मीडिया पर साबिक वजीर पाबंदी है। आजम था और ये भी साबिक वजीर आजम है। ये भी साबिक वज़ीर आज़म। जी। जी, तो सर बात आपने वही कही कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का जो फैसला किया था, और अगर साइफर केस में जज साहब हैं वो इतनी पाबंदियां लगा देंगे, तो फिर ये वैसे भी ओपन ट्रायल नहीं रहता। नहीं, ये ट्रायल तो शुरू दिन से मुतनाज़ा है। देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक ऐसा शख्स, पाकिस्तान का आइन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है, उसके हलफ में है कि कोई ऐसी चीज अगर वो मुनासिब समझे कि ये मुल्क व कौम के मफाद में है, उसको अफशा कर सकता है। अगर साइफर सारा भी इमरान खान साहब पढ़ के सुना दें, पहली तो ये बात लहराने की जा रही है ना, अगर वो पढ़ के भी सुना दे तो पाकिस्तान का आइन उनको ये इजाजत दे रहा है। सही। ये कोई जुर्म है ही नहीं सिरे से। ठीक। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है आपसे कि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो बेंच बना है उसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और ये वो समझ लें जज हैं कि जो जिनके फैसलों से पहले तहरीक इंसाफ को झटका लग चुका है। एक परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे वो बिल्कुल उनके खिलाफ ही गए थे परवेज़ इलाही के। फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने मुअत्तल किया था, जिसके तहत किसी PTI रहनुमा को बग़ैर इजाज़त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद फ़ौजी अदालतें भी उन्होंने बहाल की। अब इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत भी उन्हीं के पास है, तो आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? और एक साथ ये सवाल भी ले लें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूदी साहब क्यों उनको नॉमिनेट किया गया इमरान खान के लिए? देखें, सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए और बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन, जब काजी फायज ईसा साहब से पहले उमर रजा बदियाल साहब थे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो चूंकि बेंच मैनेज करने थे और ये सारा सिलसिला करना था, तो अब भी इमरान खान के साथ जो नाइंसाफी है वो काजी फायद ईसा साहब नहीं सिर्फ कर रहे, बाकी जजेस भी कर रहे हैं। जहां तक सरदार तारिक मसूद साहब का ताल्लुक है, कल भी उन्होंने बड़ी काबिल एतराज गुफ्तगू की है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, तो उन्होंने कहा कि जी पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक हमें कहां लेकर जाएंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बेंच से कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। अगर मेरिट की बात की जाए तो ये इमरान खान साहब की दरखास्त मानो तो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब को ही मंजूर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वहां से खारिज हुई। वहां से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में आई, पहले फिक्स नहीं किया गया, बहुत सारी बहस इस पे की गई, मुख्तलिफ डेट्स डाली गई, प्रोसिक्यूशन को मौका दिया गया इसको जितना चाहे डिले करने, और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो अब जो है इसको फिक्स कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा। जहां तक सरदार तारिक मसूद साहब का ताल्लुक है, तो मैं इंतहाई अदब के साथ, वैसे मैं कोर्ट्स का एहतराम करता हूँ, लेकिन कुछ जजेस ऐसे होते हैं जिनके फैसले चीख कर इसका ऐलान कर रहे होते हैं कि ये एहतराम के काबिल नहीं है। तो उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो उनका एहतराम उस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज का होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब को यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।